गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स या मेरे भाई बंधु जो भी क्लासेस देखते हैं अपनी, तो उनके लिए जो आज की क्लास है वो प्यूरिटन एज के बारे में रहने वाली है। देखो, अपन दोनों ही कैरोलिन और प्यूरिटन दोनों को आज कवर कर देंगे इसी में ना। कोई ज़्यादा मैटर है नहीं उन दोनों का। तो कैरोलिन एज और प्यूरिटन एज दोनों को अपन ख़त्म कर देंगे आज। और देखो, रेनेसा के बारे में जो है अपन पढ़ रहे थे, तो इसमें मैंने इतना ही बताया कि जो रेनेसा है, अगर थोड़ा और चलें तो अपन ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था, ओल्ड इंग्लिश में अपन ने पढ़े थे एंग्लो सैक्सन पढ़े थे और एंग्लो नॉर्मन पढ़े थे जो है, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था जो है 1066 में। तो ऐसी सारी बातें अपन पढ़ के आ गए। तो जो रेनेसा था वो इस तरीके से EAGCP, तो EJCP, तो ये एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और प्यूरिटन, ठीक है। तो आज अपना जो फोकस रहने वाला है वो यहाँ रहने वाला है, कैरोलिन और प्यूरिटन, ठीक है। ये था अपना 1558 से लेकर के 1603 तक, ये 1603 से 1625 तक था, और ये 1625 से लेकर के 49 तक, और ये 49 से लेकर के 60 तक। तो यानी कि अपन 1625 से लेकर के 1660 तक आज अपन कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से क्लासेस देख रहे होंगे जो है, और मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपकी समझ में आ रहा होगा। ऐसी उम्मीद के साथ अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। जो है कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 2-3 स्लाइडें हैं, अभी कवर कर देंगे अपन। तो अपना जो है फोकस रहने वाला है वो ये रहा अपना, कैरोलिन एज और प्यूरिटन एज, ठीक है। ये किंग बैठा है जो है, चार्ल्स को बैठा दो, अभी इसको हटाएंगे, इसको फांसी पे चढ़ाएंगे जो है। ये जो है मतलब ये जितने भी हैं इसको हटा दो, अगर इसको मतलब ये जो पढ़ने वाले हैं ये, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अभी मैं बताऊंगा। जो अपन पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं ना उसके अंदर बताऊंगा कि क्या क्या मामला था पूरा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है इसका, कि ये चार्ल्स के ऊपर था जो है कैरोलिन एज, और ये जो है फ्लरिशिंग ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड इंटेलेक्चुअल लाइट। बिल्कुल इंटेलेक्चुअल तो चल ही रहा है मामला पूरा। आप सभी भी इंटेलेक्चुअल्स ही हो जो आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने को मिल रहा है, और आप इतनी नई नई चीज़ें, मतलब नई तो नहीं है वो तो बहुत पहले चुकी है वो, लेकिन आपके लिए नहीं है, आप उनको नहीं जानते हो। और देखो मेरा मत क्या है, मेरा मत ये है, अगर आपने किसी व्यक्ति की पुस्तक पढ़ ली ना, पुस्तक मतलब बुक की आप MH अब्राहम में एंट्री देखोगे तो बहुत बड़ी एंट्री दे रखी है उसमें ना। और मेरे हिसाब से तो जो है MH अब्राहम साहब के पास होनी चाहिए, सबके पास, जितने भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं कम से कम। हाँ, 2-3 किताबें देखो बता ही देता हूँ जब बात चली है तो। देखो, एक तो आप पढ़ो ग्रामर के लिए, तो आपको रेन मार्टिन पढ़नी चाहिए, ठीक है। रेन और मार्टिन है, ये 2 सैनिक थे, इन्होंने लिखी, सोल्जर्स हैं ये। और उसके अलावा लिटरेचर के लिए आपके पास MH अब्राहम्स होनी चाहिए। लेकिन जो रेन मार्टिन की लैंग्वेज है वो बच्चों को समझ नहीं आती, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप ल्यूसेंट पढ़ लो, ठीक है। ग्रामर के लिए अच्छी है, ग्रामर में अच्छा खासा वो है उसका मामला पूरा, तो वो कर सकते हो आप। लिटरेचर के लिए MH अब्राहम्स तो भाई साहब आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये ना केवल आपके लिटरेरी एजेस को कवर करती है, उसके अलावा भी ये जो है आपकी लिटरेरी थ्योरी है, कल्चरल स्टडीज़ है, मतलब सबका हल्का हल्का तड़का, वो कहते हैं ना मिक्स वेज, तो ये मिक्स वेज का काम करती है। और इंट्रोडक्शन के लिए जो बच्चे अपने इनिशियल फेज में तैयारी कर रहे हैं, अभी लिटरेचर उनके लिए नया नया है, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है जो है MH अब्राहम्स, ठीक है। तो ये 2-4 किताबें आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश के मामले में, जो है इतना कहूँगा मैं, ठीक है। विट, एलिगेंस एंड कोर्ट कल्चर, बिल्कुल कोर्ट कल्चर देखने को मिलेगा आपको इसमें। इन्फ्लुएंस ऑफ नियो क्लासिज्म, बिल्कुल इसके बाद जो रेनेसा के बाद अगला एज आने वाला है वो अपना नियो क्लासिसिज्म ही है। तो उसकी जो है होता क्या है, देखो ऐसे होता है, मैं बताऊँ, जैसे कोई एक चीज़ चली आ रही है तो लोग उससे बोर होने लग जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे देखो अभी आप वर्तमान टाइम में देखोगे तो इससे पहले जो पैंट चलते थे, अभी मैं बताऊँ आपको पैंट, तो पैंट की बात कर रहे हैं अपन, पैंट्स जो अपन पहनते हैं उस वाले पैंट्स की, ठीक है। तो ये जो पैंट्स होते हैं तो ये सबसे पहले ऐसे चलते थे, ऐसे खुले खुले, मतलब जैसे ये कोई आदमी है, ये इसकी टांगें हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये होता था मतलब कम चौड़ा, और यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा होता था, तो इसको बोलते थे बॉल बॉटम। तो ये बॉल बॉटम वाली पैंट होती थी, पहले चलती थी, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे इसका क्रेज चेंज होना शुरू हुआ जो है। फिर आगे कैसी पैंट आई, आगे पैंट आती है इस तरीके से, कि ये जो है आपका मतलब ये पूरा यहाँ से सुकड़ा मतलब पतला 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 होने लग गया। और लास्ट में तो एक पैंट चलते थे अभी थोड़े से टाइम पहले, जीरो, मतलब यहाँ पे उसको पॉलिथीन लगा के जो है पहनना पड़ता था। अब सोचो वो मतलब कितना उस व्यक्ति का विवेकमान है जो उस पैंट को पहनता था,
और भाई साहब पहनते थे, ट्रेंडिंग में थे उस टाइम पे, मतलब पैर बिल्कुल ऐसे कसा कसा रहता था और वो पहनते थे, फिर भी पहनते थे, पता नहीं उनको क्या मजा आ रहा है, अलग ही लेवल के बंदे थे, ठीक है, ये जीरो वाले। अब धीरे धीरे से ट्रेंड चेंज होने लगा, अब थोड़े खुले खुले आ गए, वापस से देख लो तो ये शिफ्टिंग चलती रहती है, जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो ऐसा ही इसमें होगा। ये जो है न्यू क्लासिज्म पहले से ही दिखने लग जाता है, कोई भी जो एज आने वाला है उसके आने से पहले देखो, जैसे अपना ये एक एज बनता है अपना एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, तो इस एज ऑफ सेंसिबिलिटी को हम प्री रोमांटिक भी बोल देते हैं। मतलब ये जो सेंसिबिलिटी वाला एज है इसमें जॉनसन डोमिनेंट रहेगा, जो है थोड़ा सा बता देता हूँ आगे की बातें वैसे ही। तो जॉनसन डोमिनेंट रहेगा इसमें, तो इसको बोल देते हैं अपन प्री रोमांटिक, क्योंकि इसमें जो सेंसिबिलिटी है ना, इसमें रोमांटिक वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे आने वाली हैं, जो क्वालिटीज़ आगे आने वाली हैं वो पहले से आने लग गई थी, उनकी झलक दिखने लग गई थी, इसलिए इसको प्री रोमांटिक बोल देते हैं। और कुछ राइटर्स हैं जिनको प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक्स बोलते हैं, वो आगे की बात है, फिलहाल के लिए यही है, ट्रेंड बता रहा था मैं, ट्रेंड बदलते रहता है, ऐसे ही ट्रेंड बदलेगा आपके लिटरेचर में भी, ठीक है। ये क्या है प्यूरिटन में, फोकस ऑन रिलीजियन मॉरलिटी, रिलीजियन की बात करेंगे प्यूरिटन वाले। प्यूरिटन को आप ऐसे समझ सकते हो, प्यूरिटन मतलब प्योर, प्यूरिटन मतलब देखो, प्यूरिटन से मतलब है अपना प्योर, प्योर मतलब शुद्ध आदमी, शुद्ध आदमी, ठीक है। शुद्ध आदमी कौन होता है, वो होता है जो दिन में 10 बार हाथ धोता है। इस पर भी चर्चा करूंगा, ये बहुत मतलब ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बंदे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो होता क्या है प्यूरिटन में, आप मान सकते हो प्यूरिटन मतलब प्योर मतलब शुद्ध आदमी, शुद्ध आदमी मतलब कौन आदमी शुद्ध, जो अपने आप को शुद्ध मानता है धर्म के अनुसार, कि भाई साहब मैंने हाथ धो लिए, मैं नहा धो लिया, और मैं मतलब जो है अभी मैं शुद्ध हूँ, अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ये मानसिकता है वैसे, कोई इसमें ना तो कोई शुद्ध होता है ना कोई अशुद्ध होता है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अभी होता क्या है मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, कि ये प्यूरिटन एज हो गया, तो इसमें ऐसी धर्म की बात करेंगे, मॉरलिटी की बात करेंगे, सिंपलिसिटी रहेगी, सिंपलिसिटी वैसे कम रहेगी लेकिन ठीक है, मान सकते हैं आप। राइज ऑफ प्यूरिटन आइडियल्स एंड प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़, बिल्कुल वैल्यूज़ को ये देखो मैं कह तो रहा हूँ, एथिक्स वाले अपने खुद के नियम बना लेते हैं, खुद ही उनमें फंस जाते हैं, ये होता है इन लोगों के साथ, ठीक है। 100 बार डायडेक्टिक समझते हो, शिक्षाप्रद, जिससे किसी को शिक्षा मिले दूसरों को, ठीक है। मेडिटेटिव लिटरेचर, मिल्टन, वॉगन, हर्बर्ट डन, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, बाकी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, डन को, मिल्टन को पढ़ेंगे अपन इसमें, मिल्टन ही जो है डोमिनेंट रहेगा इसमें, वॉगन है, हर्बर्ट है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो ये प्यूरिटन एज में चलते हैं अपन, है ना। तो पहले कैरोलिन करेंगे फिर प्यूरिटन करेंगे। अच्छा मैं क्या बता रहा था, मैं इनके बारे में बता रहा था कि प्यूरिटन धार्मिक आदमी कैसे फंस जाता है, ऐसे फंस जाता है भाई साहब, मेरी बात सुनो इसमें, कि आदमी खुद का जो उसका बिलीफ सिस्टम है ना, उसमें ही वो फ्यूज होता चला जाता है, ठीक है, बड़े प्यारे तरीके से जाता है वो। होता क्या है देखो, जैसे आपने कोई नियम बना लिया, अभी देखो महाभारत के टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें क्या कहोगे आप, किसको धर्मात्मा मानोगे, किसको नहीं मानोगे, कैसे करेंगे, ये प्यूरिटन वालों के ऊपर ही बात चल रही है महाभारत की। ये है अपना पितामह भीष्म, ठीक है। अगर किसी ने महाभारत देखी है तो वो समझ जाएगा, नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, ये अपने भीष्मा, ठीक है, जो ग्रैंडफादर हैं सबके, ठीक है। ये है अपने कर्ण, ठीक है, ये बहुत मतलब डिबेटेबल बात चलती है, ये कर्ण है, ठीक है। ये मान लो आप, ये लॉर्ड कृष्णा है आपके, ठीक है, ये लॉर्ड कृष्णा है आपके, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, ये लॉर्ड कृष्णा हो गए। अब समझो, ये एक ऐसा बंदा है भीष्मा, कि इसने अपने मन में देखो, पहले तो धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा क्या दी जाती है, धर्म की सबसे अच्छी परिभाषा है, और जो ठीक ठीक भी है, हर किसी के मतलब उसमें फिट हो जाती है वो, ये है धार्यते इति धर्म है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो धारण कर लिया जाए वही धर्म है, जो धारण कर लिया जाए, कोई भी व्यक्ति है जो वो चीज़ धारण कर लेता है वही उसके लिए धर्म बन जाती है, ठीक है। कैसे बनती है धर्म देख लो, ये है भीष्मा। तो इसकी कहानी आपने सुनी होगी, जो ये गंगा का पुत्र था और इसके जो पिताजी थे शांतनु थे, और शांतनु जी मतलब जो क्या है इसमें, इनकी रानी होती है, तो रानी के मतलब कोई पुत्र होता है, वो चाहती है कि ये भीष्मा जो है राजा नहीं बने, तो इसके पिताजी जो है दुखी होते हैं, तो ये भीष्मा जाके उनसे पूछता है कि पापा पापा क्या हुआ है, तो इसके डैडी बोलते हैं कि जो है ये रानी चाहती है कि तुम राजा नहीं बनो, तुम्हें राजपाट नहीं मिले, तो ये कहता है कि मतलब मैं राजपाट नहीं लूँगा और आजीवन जो है क्या रहूँगा, मैं कुंवारा रहूँगा, ठीक है। ये इसकी दिक्कत नहीं थी, इसकी जो दिक्कत थी वो ये थी कि ये पिता की आज्ञा बहुत मानते थे, पिताजी की आज्ञा बराबर धर्म, पिताजी की आज्ञा बराबर धर्म था इनके लिए, ठीक है। प्लस इनकी जो प्रतिज्ञाएं थी भाई साहब, प्रतिज्ञा वो इनकी ऐसी तैसी करती हैं बड़े गजब तरीके से, समझिए कैसे, कि ये जो भीष्मा थे आजीवन कुंवारे रहेंगे, कभी भी शादी नहीं करेंगे, ठीक है।
पिताजी की आज्ञा थी, वो उसको धर्म मानते थे और इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो है ये मतलब जो सिंहासन पर बैठाएगा, ये जो है हस्तिनापुर की कहानी चलती है आपके, तो उसमें क्या है, ये कहता है कि जो इस कुर्सी पर बैठेगा, जैसे मान लो ये कोई कुर्सी है, तो इस कुर्सी पर जो बैठेगा, ठीक है, मतलब ये इस पे जो बैठेगा किंगडम पे, मैं उसकी बात मानूंगा जो है। तो आगे चल के बड़ी समस्याएं आती हैं इसमें जो है। अब ये कर्ण क्या मान लेता है, ये मान लेता है कि मेरा मित्र ही है जो है, कुछ मित्र ही है जो कुछ है, समझिए बात को, है ना। इसको जो मित्र बोलेगा वो ये करेगा, इसका जो पापा बोलेगा वो ये करेगा, ठीक है। ये लॉर्ड कृष्णा इन सबको समझाते हैं कि आप जो है बिना बात की चीज़ों में फंसे पड़े हो। प्रतिज्ञाएं एक समय के लिए होती हैं, आप उनको तोड़ सकते हो। इनका तो मत यही है कि वादे किए जाते हैं वादे तोड़ने के लिए, ठीक है। जो लॉर्ड कृष्णा की अगर बात करते हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आदमी है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है कि ये कब क्या करेगा, नहीं पता ये कब छल करेगा, नहीं पता कब ये प्रेम करेगा, नहीं पता कब ये तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ये है भाई साहब बिल्कुल इंडेफिनिट आदमी, कोई इसकी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये भीष्मा की समस्या थी, इसने जो है धर्म मान लिया था अपना, इसकी समस्या थी इसने। तो ऐसे ही ये क्या है, ये फंस गए थे प्यूरिटन वाले भी, इन्होंने क्या है अपना बना लिया था, पूरा मामला सेट कर लिया था कि जैसे अभी कोई कोई होता है बंदा कि मैं जो है 5 टाइम जो है ईश्वर की पूजा करूँगा, जैसे 5 टाइम्स, ठीक है। बिना बात का लोड ले लिया बंदे ने अपने सर के ऊपर। होता क्या है, अब 5 टाइम्स की ये कर नहीं पा रहा है, इसको सुबह उठा नहीं जा रहा है। इसने टाइम जो बनाया कि सुबह 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर जो है 12 बजे, और फिर जो है 3 बजे, फिर शाम को 5 बजे, ये इस तरीके से इसने कुछ अपने टाइम बना लिए थे, ठीक है, कि 5 टाइम ये ईश्वर की पूजा करेगा या जो भजन करेगा या कुछ करेगा, ठीक है। अब पता नहीं ईश्वर इसको देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने, ये बंदा है कोई अपना गुल्लू, तो गुल्लू भैया जो चले अपने, गुल्लू भैया ने सोचा कि मैं जो है 5 टाइम ईश्वर की जो है प्रार्थना करूंगा, ईश्वर मुझसे खुश होगा और मुझको बना देगा स्कूल लेक्चरर, ठीक है। गुल्लू बनिया को बनना है, गुल्लू भैया को बनना है जो है अपने स्कूल लेक्चरर। ये कर देता है सुबह उठ के, ये नहीं कर पाता, ये कर देता है, ये कर देता है, कई बार ये चूक जाता है, क्योंकि गुल्लू भैया इस टाइम पे दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं जो है लाइब्रेरी से निकल के, तो ये कर नहीं पाते हैं। तो फिर इनके मन में रहता है गिल्ट। गिल्ट सबसे खतरनाक जो चीज़ है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, वो है गिल्ट। गिल्ट में आदमी खुद को पसंद नहीं कर पाता है, उसमें मतलब स्वयं के प्रति उसको जो है हेट होने लग जाता है, खुद से हेट करता है वो गिल्ट के चक्कर में। अब ये होता क्यों है, पहली समस्या, क्यों, क्योंकि इसने ये नियम बनाए थे, ये इसने कि ये 5 टाइम करेगा। अगर ये नहीं बनाता नियम तो कोई गिल्ट ही नहीं होता भाई साहब, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नियम मत बनाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गिल्ट मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि नियम ऐसे बनाए जाएं जो पूरे हो जाएं, और किसी टाइम पे अगर नियम पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उनके बारे में ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है जो है। तो ये सारी समस्याएं चलती हैं। ऐसा हो रहा था अपने प्यूरिटन एज में, इन्होंने बना लिए थे बाइबल के हिसाब से चलेंगे, बाइबल के हिसाब से खाएंगे, बाइबल के हिसाब से हगेंगे, मतलब जो भी काम करेंगे बाइबल के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर ये कर नहीं पा रहे थे, उसी चक्कर में इनका जो है पतन होना शुरू हो गया था। तो इसीलिए मैंने ये जो है भीष्मा और कर्णा समझाया आपको कि इसने बोल दिया मित्र की है कुछ नहीं, जब आपको लग रहा है कि मित्र मेरे लिए सही नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए तुरंत। ऐसा कौन कहता है, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ दो, नहीं हो रही जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा से धर्म का नाश हो रहा है। इन्होंने बहुत समझाया था भीष्म को कि भैया जो है जब तुम्हें लग रहा है कि यार तुम्हारे बनाए नियम तुम्हारे खुद का पतन कर रहे हैं, तुम नीचे गिर रहे हो, तो फिर ऐसे उसका प्रतिज्ञा का क्या फ़ायदा। ओवरऑल नियम होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी जो प्रतिज्ञा होती है वो होती है हमें जीवन में आगे ले जाए। लेकिन ये क्या, ये बंदा गिल्ट में मरा जा रहा है। इससे अच्छा भैया 1 टाइम कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी दिन नहीं भी कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गॉड ही तो है भाई। गॉड इज़ लाइक अवर फादर, एंड फादर हमेशा जो है फॉरगिव कर देते हैं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई ठीक है माफ़ी है, ठीक है ना। एक अपना हुआ भी था, वो कहता है ये मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और मतलब आदमी गलतियों का पुतला है और जो ईश्वर उसको क्षमा करता है, ऐसी बातें करता है वो। बताऊंगा आगे आएगा वो राइटर भी अपने, नहीं बहुत कुछ जानने को मिलेगा नो डाउट आपको लिटरेचर की क्लासेस में, आपका जीवन बदल देने वाली क्लासेस हैं ये जो है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, कैरोलिन एज में यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैकोबियन में क्या था, जेम्स राजा था। तो जेम्स राजा की एक समस्या बता देता हूँ, ये रही, ठीक है। समस्या यहाँ शुरू होती है कि ये जो जेम्स है ना, पता नहीं ये क्या लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। तो जेम्स जो था, जैकोबियन एज वाला जेम्स, उसने कहा था कि आई एम किंग एंड द किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। बिल्कुल माना भी जाता है कि जो राजा है वो क्या है, ईश्वर की परछाई है, अल्लाह की परछाई है जो है, ठीक है। इसलिए ये कहता है, आगे क्या कहता है, ये कहता है कि अगर उसकी कोई जवाबदेही है तो वो गॉड के प्रति है, ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति नहीं है।
और इसी वजह से क्लैश और चार्ल्स फर्स्ट चला और इन्होंने ही संसद यानी पार्लियामेंट को नहीं माना। मतलब जो पार्लियामेंट ऐसे होता है ना कि राजा है ये, तो इधर बैठते हैं इधर बैठते हैं, तो ये जो लोग बैठते हैं ये सारे सारे पार्लियामेंट में होते हैं। ये डिसीजंस में भी होते हैं राजा के में कि राजा कौन सा फैसला लेगा, कौन सा फैसला हक में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अच्छा, अकबर का इतने लंबे टाइम शासन क्यों चला था? क्योंकि वो इनकी मानता था भाई साहब, इनकी सबकी। जैसे इसके में वो थे, वो नवरत्न, मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल और मान सिंह वगैरह नवरत्न थे, उनकी सुनता था। बिल्कुल सारे के सारे वो भी इंटेलेक्चुअल्स थे भाई, उनकी सुननी पड़ेगी ना, दरबार में बैठा है कोई आदमी। अब ये राजा है, इसकी मानसिकता समझो। ऐसे तो इसने सड़क से उठा के तो किसी को बिठा नहीं दिया है कि अपने कोर्ट में, भाई मेरे कोर्ट में आ जाओ और तुम बैठो। बैठने वाले सारे के सारे वही लोग होंगे जिनसे कभी ना कभी ये राजा प्रभावित हुआ होगा। श्योर बात है। तो जब राजा प्रभावित हुआ होगा तो ये सारे इंटेलिजेंट आदमी है, तो इनकी सुनो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि मैं जो हूँ, आई एम लाइक गॉड, ठीक है, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी माई एनी माई वर्क फॉर पार्लियामेंट। ओके, तो ये जवाबदेही से बचना चाहता था, जो है उल्टे पुल्टे पे फैसले ले लेते थे ये उसी चक्कर में। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे की बात समझते हैं। तो ये पार्लियामेंट इससे गुस्सा थी, ठीक है, ऐसा मतलब ये किंग जेम्स फर्स्ट ने ये घोषणा करी थी। इसी के नक्शे कदम पर अपने चार्ल्स भाई साहब चल रहे हैं कि पार्लियामेंट क्या होती है भाई, राजा, किंग इज किंग। ओके, तो इसी चक्कर में इनके क्या ये झगड़ा हो जाता है। किंग चार्ल्स फर्स्ट के समर्थक थे, कुछ तो होते हैं चाटुकार, वर्तमान में भी देख सकते हो आप, चाहे आपके प्रधानमंत्री कुछ भी कर दें, उनको चाटने से फुर्सत नहीं है भाई साहब, वो तो उसको सही कर देंगे, ये इनके इन प्रकार है, किसी भी तरीके से, और मतलब उसको सिद्ध कर देंगे कि ये जो किया गया है ये ठीक किया गया। बाकी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं यार ठीक तो नहीं हो रहा ये, भले ही आप ठीक बताते रहो उसको। अच्छा, ये पार्लियामेंट ओलिवर क्रॉमवेल के समर्थक हैं, रिपब्लिकन्स राउंड हेड्स, पार्लियामेंटेरियंस, ये इसके उसमें हो गए। अब अलग अलग हो गए ना, दो दल बन गए, एक तो ये चार्ल्स वाला, एक हो गया। अब ये जो है इनको बोलते हैं राउंड हेड्स, रिपब्लिकन्स, रिपब्लिक बिल्कुल रिपब्लिकन्स बोल देंगे अपन इसको, और ये पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, अब ये राउंड हेड क्या होता है, ये मतलब कटोरा कटिंग देखिए आपने, जैसे ये सर है और इस सर में जैसे यहाँ से आपने जीरो कटिंग करवा दी, यहाँ से जीरो कटिंग, थोड़े से वाल यहाँ रख ली। डांडा न्योली वाला देखा है, डांडा, भाई डांडा के यार गाने ट्रेंडिंग में चलते हैं, तुम नहीं जानते उसको। तो डांडा न्योली वाला जो है, तो उसमें जो है उसकी जैसी कटिंग देखी आपने उसकी, हाँ, तो उस तरीके की बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग होती थी इनकी। और इनका जो है लीडर कौन था, ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, ये स्वयं को लॉर्ड प्रोटेक्टर बोलता था, जो है कई बार बता चुका हूँ, है ना। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लॉर्ड प्रोटेक्टर। ठीक है, अब चलो आगे, अब पढ़ते हैं इसमें क्या है दे रखा है। ठीक है, द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ये तो आपको पता ही है, 1625 से लेके 49 तक। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरोलस, ये बिल्कुल लैटिन नेम है, लैटिन नेम इससे आया है, लैटिन वर्जन ऑफ चार्ल्स का लैटिन वर्जन ये कैरोलस है, इससे आया है। दिस वाज द टाइम ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर फॉट बिटवीन द सपोर्टर्स, बिल्कुल सिविल वार होना ही है भाई साहब। सिविल वार क्या होता है, घर के अंदर युद्ध हो जाता है, गृह युद्ध बोला जाता है उसको। जो किंग के सपोर्टर्स थे वो कैवेलियर्स थे या रॉयलिस्ट, रॉयलिस्ट वही रॉयल शाही लोग जो राजा के सपोर्ट में थे। एंड द सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, और फिर कुछ लोग, मैं बता तो रहा हूँ ना, ये रहे ना दो दल बन गए, ये तो रॉयलिस्ट हो गए, कैवेलियर्स हो गए, ये अलग से सपोर्टर्स हो गए जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं, उस तरीके के हो गए। ठीक है, जॉन मिल्टन बिगेन इज राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल मिल्टन आगे मैंने पूरे डिटेल में बता रखा है, चिंता ना करें, मिल्टन अच्छे से करवा देंगे। इट वाज द एज ऑफ रिलीजियस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट, बिल्कुल जॉर्ज हर्बर्ट भी इसी टाइम पे रहा है अपना जो है। इट वाज द एज आल्सो ऑफ द राइटर्स रॉबर्ट बर्टन और सर थॉमस ब्राउनी, इनकी भी एक एक रचना की बात करेंगे अपन, रॉबर्ट बर्टन और थॉमस ब्राउनी का। तुमको मजा आने लगा था, मुझे लगा इन बातों में कि ये जो है क्या हो रहा है इधर, है ना, क्योंकि ये आपके काम की बात नहीं है। आपकी काम की बात इतनी है कि ये दोनों जो है अगेंस्ट हो गए एक दूसरे के, और उसके बाद आपको अल्टीमेट पढ़ने राइटर्स ही हैं, उन चीज़ों में मत जाइए, महाभारत और वो बाकी बताने वाली बातें थी, आपको थोड़ा सा समझ में आए, ब्रेन यूज़ करो अपना। ठीक है, कैवेलियर पोइट्स, इनको सन्स ऑफ बेन बोलते हैं, सन्स ऑफ बेन मतलब बेन जॉनसन, ये मैं बता चुका हूँ, बेन जॉनसन बिना एच के आएगा और सैमुअल जॉनसन एच के साथ आएगा। एसोसिएटेड विद द कोर्ट वर द कैवेलियर पोइट्स राइटर्स ऑफ विटी, बिल्कुल विटी पॉलिश लिरिक्स ऑफ कोर्टशिप एंड गैलेंट्री। ठीक है, लवलेस, सकलिंग, कैरियू, हैरिक। ठीक है, अब देखो मैं याद करवा देता हूँ इनको, आपको नाम को, कौन कौन से हैं जो है कैरोलिन एज के राइटर्स। एक बार इनको हटाते हैं, साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई जवाब, है ना, ये आ गए आपके देखो, लवलेस, सकलिंग, कैरियू और हैरिक।
एसी नाम है। देखो याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। सी, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड रही होगी सी, सी को जो प्रोनाउन डिनोट करता है वो कौन सा करता है? हर। ठीक है, सी है, इसका हर हो जाता है तो हर, हर से हो गया आपका हेरिक। अब ये हर है, अब आप करते हो हर को क्या करते हो? लव करते हो। हर को आप लव करते हो तो आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप क्या करोगे? कभी कभी लव में किलिंग भी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी हो जाती है, तो किलिंग से आप याद रखोगे सकलिंग। ठीक है, सकलिंग हो गया आपका, और केयर से कैरियू, और लव से लवलेस, और हर से हैरिक। हो गए नहीं हुए सारे याद? बताओ। लवलेस, सकलिंग, कैरियू, हैरिक, फिनिश। चलो आगे चलते हैं। सारे के सारे याद हो गए हैं आपको? ठीक है ना, लोड नहीं लेनी है। कैरोलिन एज के राइटर्स कहाँ हैं? रिचार्ड लवलेस, अभी रिचार्ड विचार्ड तो अपने आप याद रख लेना। जॉन सकलिंग, थॉमस कैरियू, रॉबर्ट हैरिक, और दो और ये थे, रॉबर्ट बर्टन और ब्राउनी। बर्टन ब्राउनी, लवलेस कैरियू और सकलिंग हैरिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। इज ऑफन क्लासिफाइड विद द कैवेलियर पोएट्स बिकॉज लाइक देम ही वाज सन ऑफ बेन। बिल्कुल बेन जॉनसन की स्टाइल को फॉलो करते थे। दैट इज एन एडमायरर एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन, ये आ गया वो नाम। इन मैनी ऑफ लिरिक्स एंड लव एंड गैलेंट कॉम्प्लीमेंट, क्या कह रहा है ये? ठीक है, सन्स ऑफ बेन बिकॉज दे फॉलो द राइटिंग स्टाइल ऑफ बेन जॉनसन। ठीक है, कैवेलियर क्योंकि ये सपोर्टर्स थे चार्ल्स फर्स्ट के, इनको सन्स ऑफ बेन तो बेन जॉनसन के कारण कहा जाता है, कैवेलियर चार्ल्स फर्स्ट के कारण कहा जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इनकी, क्या क्या लिखना चाहते थे जो ये बंदे। ठीक है, रिच एंड रिफरेंस ऑफ एंशियंट ग्रीक राइटर्स, बिल्कुल वो एल्यूजन्स ले लेते थे, रिफरेंसेस ले लेते थे जो पुराने राइटर्स थे उनके। सेलिब्रेशन ऑफ, हाँ ये याद रखना है आपको, ब्यूटी, लव एंड नेचर, ये इनकी वो रहती थी सेलिब्रेशन इन चीज़ों के बारे में। और क्या करते थे? प्लेजर है, कार्पेडियम, कार्पेडियम बता चुका हूँ मैं, एंजॉय द प्रेजेंट या सीज द डे, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, सीज द डे। ठीक है, सेंसुअलिटी, ड्रिंकिंग एंड गुड फेलोशिप, बिल्कुल राज दरबार में होता क्या है भाई साहब? यही होता है, ड्रिंकिंग, गुड फेलोशिप, इंद्रिय सुख, आनंद, मौज मस्ती, शारीरिक सुख, समझ रहे हो बच्चों? गैलेंट्री, ये मिलिट्री वाली पावर आ गई, क्योंकि कभी कभी लड़ाई हो जाती है, वैसे तो राजा रानियों के साथ मस्त पड़ा रहता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो मिलिट्री पावर दिखा दी, ये इनकी बातें हैं बस। वो क्या है? ऑनर एंड सोशल लाइफ। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये पार्सन, ये वो धर्मगुरु होता है जो चर्च में काम करता है। और ये क्या है? ये रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल ये सिविल वॉर शुरू हो गया है, द रिलीजन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, और ये क्या है? अर्न रिवाइवल, मेमोरी ऑफ एंशियंट टाइम्स, और मिलिट्री, सोल्जर लाइफ। ठीक है, इस तरीके की बातें इसमें मिलती हैं जो है कैरोलिन एज में। ठीक है, कैरोलिन एज खत्म हो जाता है, इतना ही है ज़्यादा बड़ा पार्ट, थोड़ा सा तो पार्ट ये 1625 से लेकर 1649 तक। 49 में क्या है? इसको फांसी दे दी गई थी। फांसी इन्हीं चक्करों में दी गई थी कि भाई साहब ये कारण था इसको फांसी देने के पीछे। और 1642 में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ये है कि थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। ठीक है, अब आप याद रखेंगे आगे कि जब 1642 में थिएटर बंद कर दिए गए हैं और ये 1660 तक बंद रहे। कब तक रहे थे? 1660 तक। तो ये जो पीरियड रहा है 18 साल का, तो भाई साहब ड्रामा का जो है मतलब पतन एक तरीके से, या फिर ड्रामा नहीं आया था इस टाइम। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपने अभी वर्तमान समय में सारे के सारे थिएटर्स बंद कर दिए जाएँ तो कोई भी हीरो मूवी बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? उसको पता है थिएटर में चलनी नहीं है, पैसा आएगा नहीं, क्यों एनर्जी खराब करनी। इससे अच्छा है वो कुछ और बना ले जो टेलीविजन पे तो आ जाए, कम से कम थिएटर बंद है तो इसी तरीके से ड्रामा आया नहीं था इस टाइम पे। अब चलते हैं अपन प्यूरिटन एज पर। ठीक है, इसको सबसे पहले पढ़ने वाली बात ये है, इसमें ये पढ़ो पहले। 1642 आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर। सिविल वॉर हो गया था बिटवीन द किंग के कैवेलियर्स में और पार्लियामेंट राउंडेड्स में। ये ओलिवर क्रोमवेल वाले हैं, ये चार्ल्स वाले हैं। 1649 में एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, ये इंग्लैंड की घटनाएं घट रही हैं। तो इस किंग चार्ल्स की जो वाइफ है, वो एस्केप कर जाती है, भाग जाती है, फ्रांस चली जाती है अपने बच्चे को लेकर के। ठीक है, समझना चीज़ों को, ये आगे लिंक होंगी। आगे लिंक कब होंगी? जब 1660 में वापस लोग बोर हो जाएंगे। बोर किस चीज़ से होंगे? बोर होंगे इससे धार्मिक ग्रंथों से। हर चीज़ धर्म के हिसाब से नहीं चल सकती। ह्यूमन को जो है फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए होती है जीवन में। देखो जैसे आपकी लाइफ है, तो लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्लैक्सिबिलिटी की। डिसिप्लिन, आई एग्री विद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए होती है इसको कि आज जो ये काम कर रहा है कल वही सेम काम इसको ना करना पड़े, या फिर जब सेम काम ही करना पड़े तो उसको ब्रेक मिल जाए, ब्रेक थ्रू मिल जाए। उसको नहीं मिल पाता है तो उसमें मेंटल डिसऑर्डर जैसी कंडीशन आती है। एक ही काम आदमी करता रहता है। तभी तो मैं कहता हूँ पढ़ाई भी लिमिट में करो। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेता। 40, 45, 50 मिनट, हार्डली 1 आवर की क्लास होती है कोई। अब मैराथन हो सकता है बड़ी हो जाए, बाकी मेरी कोशिश रहती है कि विद इन 40 to 50 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं हो। बच्चों का जो है ज़्यादा टाइम नहीं जाए इसमें। और फिर उससे अच्छी बात यह है कि उनको मज़ा आना चाहिए क्लास लेते टाइम। ये नहीं है कि आप मतलब
धाएँ 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 करते जा रहे हो, मज़ा कुछ आ रहा नहीं है, बोर हो रहे हैं बच्चे क्लास में, ठीक है। तो लाइफ में उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो यही रीज़न है उसका, ठीक है। कि यहाँ पे ये बोर होने लग गए थे, ये हर काम बाइबल के हिसाब से कैसे कर सकते हो यार, बाइबल कहती है नहीं ऐसे पैर करके नहीं बैठ सकते। अरे भाई यार बैठना है उसको बैठने देना, क्या ये बाइबल ये कह रही है वो कह रही है, ऐसा था। अच्छा ये 1649 से 60 रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, ये इसको थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। ये 1649 से लेकर 58 तक, इसको 8 कर लो चाहे, मतलब ये ऐसे है ये वाला बंदा। और ये जो रिचर्ड क्रॉमवेल है ये इसका बच्चा है, मतलब बेटा है, और ये रहा था 58 से लेकर के 60 तक, है ना। 1658 से 1660 तक 2 साल रहा है, मतलब लास्ट 2 ईयर्स ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद जो है ये वापस से फ्रांस से वापस आते हैं, ये जो है सारे के सारे वाइफ, और ये क्योंकि ये जो है लोग बोर हो जाते हैं तो इनको लेके आ जाते हैं कि यार वो फ्रांस से लेकर के आते हैं, अपना वो चार्ल्स वाला ही ठीक था, कम से कम मज़े तो करवाता था कुछ। तो ये वापस आता है 1660 में, तो फिर रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड, ये चार्ल्स फर्स्ट का बेटा होता है, चार्ल्स सेकंड, एंड ऑफ प्यूरिटन रूल। बिल्कुल, रूल से आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, रूल बनाइए ओके, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। ये हो गया अपना, यहाँ पे ये फ्रांस से वापस आता है 1660 में, ऐसी बात है। ये तो हो गई हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपने। और अब चलते हैं अपन इस पे, क्या कह रहा है ये प्यूरिटन एज। द प्यूरिटन एज इज नेम्ड आफ्टर द राइज ऑफ प्यूरिटन मूवमेंट, बिल्कुल 17th सेंचुरी में आया था। इट कवर्स द पीरियड ऑफ 1649 to 1660 बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स, ये किंग चार्ल्स फर्स्ट है, रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड के बीच का है, जब चार्ल्स सेकंड इसका बेटा राजा बनेगा। यहाँ पे इसकी 1649 में इसको फांसी दे देंगे, पत्नी बच्चे को लेकर के फ्रांस चली जाएगी। बच्चा कौन है, बच्चा यही है चार्ल्स सेकंड, ठीक है। चलो आगे, की बिलीफ्स ऑफ, देखो ये है जिन्होंने रायता फैलाया था, की बिलीफ्स ऑफ प्यूरिटन्स, क्या की बिलीफ थे इनके। द बाइबल इज द सुप्रीम अथॉरिटी, समझ गए। समस्या कहाँ है, समस्या यही है, एक किताब के हिसाब से आप अपना जीवन चलाना चाहते हो, जबकि मैं कह रहा हूँ जीवन फ्लैक्सिबल है, जीवन को नेचुरल लीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, ज़्यादा इसके साथ उलट पुलट करने की जरूरत नहीं है। सेल्वेशन इज बाई फेथ इन गॉड, ठीक है। प्रेडेस्टिनेशन, गॉड ऑलरेडी डिसाइड हु विल बी सेव्ड, गॉड कर चुका है सारे काम जो कर रहे हो आप। रिजेक्शन मतलब किसको बचाया जाना है किसको नहीं बचाया। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, और जो मतलब इनकी धार्मिक परंपराएं थी उनको नहीं मान रहे थे, सारा के सारा जो है चर्च और उनके हिसाब से चल रहे थे ये। सिंपलिसिटी इन वर्शिप एंड डेली लाइफ, बिल्कुल डेली लाइफ में कह तो रहा हूँ, डेली में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको भाई साहब सुबह 2 घंटे मंदिर में पूजा पाठ करना है, फिर शाम को 2 घंटे पूजा पाठ करना है, हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप खुश रहो, हो सकता है उसके बाद ना रहो, हो सकता है आपको वो काम बोझ लगने लग जाए, कुछ भी हो सकता है इसमें, हो सकता है आपको और आनंद आने लग जाए उसमें, लेकिन आनंद आने के चांसेस कम है। आदमी बोर होता है सेम चीज़ों से, सेम एक्टिविटी उसको बोर करती है, ह्यूमन नेचर ऐसा ही है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड, अच्छा अगर यही काम मैं कभी कभी करवाऊँ तुमसे, जैसे आपको आज मान लो आपके यहाँ क्या क्या बताऊँ, जैसे जन्माष्टमी है, आज मंदिर सजाया जाना है जो है, तो आपको भाई साहब बहुत मज़ा आएगा मंदिर की सफाई करने में, इतना मज़ा आएगा कि पूछो ही मत, गुब्बारे लगाने में, सारे के सारे उसको वेल ऑर्गेनाइज डेकोरेट करने में बहुत आनंद आएगा। लेकिन अगर ये काम मैं रोज़ रोज़ करवाऊँ तो आप बोर होने लग जाओगे, सेम है, मैकेनिज्म आ जाता है उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट राइटर्स, ये मिल्टन की बात अपन आगे करने वाले हैं। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द एज, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज, ये सारी रचनाएं हैं इसकी, बताऊंगा मैं सबके बारे में। बनियन का देख लो यहाँ पे, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बनियन का कौन सा है यहाँ पे भाई साहब, बनियन का है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। रिचर्ड बैक्स्टर का द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट, क्या क्या बताया इसमें देखो। हालांकि ये जो जॉन बनियन है ना, ये न्यू क्लासिकल एज में आता है, और इसकी ये जो रचना है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये 1678 की रचना है, जो कि न्यू क्लासिकल का टाइम है। लेकिन आप किसी भी राइटर को ऐसे नहीं बांध सकते हो कि उसकी राइटिंग का जो है पब्लिकेशन कब हो रहा है। क्यों नहीं बांट सकते, क्योंकि इसमें जो थीम है ना द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, वो सारी की सारी प्यूरिटन एज वाली है। इसमें एक आदमी होता है क्रिश्चियन नाम का, और उसकी आध्यात्मिक जो है यात्रा है इसमें द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में। एलिगोरी का बेस्ट एग्जांपल है ये जॉन बनियन का, ये द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। एलिगोरी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एलिगोरी भी मैं समझा चुका हूँ, एक डीप मीनिंग होता है, एक सरफेस मीनिंग होता है। रिचर्ड बैक्स्टर द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट, देखो अब इनका देखो थोड़ा समझो इसको, इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें ये बैक्स्टर महोदय कह रहे हैं कि जो ये संत है ना, संत लोग जो आज 2-2 घंटे पूजा पाठ कर रहे हैं, और ये मतलब ईश्वर में लगे हुए हैं, ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, बाइबल के हिसाब से जी रहे हैं, चर्च के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इनको लास्ट में क्या होगा, ये हेवन में आराम करेंगे। हेवन में, यहाँ आराम नहीं करेंगे ये इस दुनिया में,
इस दुनिया में ये ईश्वर की भक्ति करने के लिए आए हैं, गॉड की प्रेज करने के लिए आए हैं। ये आराम करेंगे, अल्टीमेट रेस्ट होगा, एवर लास्ट जो रेस्ट होगा वो हेवन में होगा इनका। ऐसी बातें ये करता है। अब बात तो वही हो गई यार, मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, आप हेवन में जाके कर लोगे, ऐसे समझो ये कोई सर्कल है ना। इसमें दो पड़ाव हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये वर्ड है और ये हेवन वाला है आपका जो आप मानते हो, ठीक है। ये है आप जानते भी हो, आप मानते हो। हेवन है, आप मानते हो, जानते नहीं हो, पता नहीं क्या है। मैं यहाँ पे आराम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो अप्सरा मिल रही हैं उनसे जो है अपना प्लेजर ढूंढ रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसकी वेट में हो कि भाई साहब यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पे जो जो अप्सरा आपको मिल रही है उससे सुंदर, मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल सी आप गर्ल मान सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिलेगी आपको भाई साहब हेवन वाली गर्ल, हेवन गर्ल बोल देते हैं इसको अपन एक बार, हेवन गर्ल, ठीक है। या फिर एंजल बोल लो, जो भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो अब ये समझो कि मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ आनंद चाहिए तो सेम चीज़ ही यार, बात अलग कहाँ हुई, है ना। आपको रेस्ट करना है, मैं यहाँ पे जो है अपने नॉर्मली जो गद्दे हैं या फिर नॉर्मली जो बेड हैं उन पे आराम कर रहा हूँ, लेकिन आपको भाई साहब हेवन वाला बेड चाहिए। तो यार मुझसे नीच तो आप हुए यार, आपकी आकांक्षाएं ज़्यादा हैं, आपके जो है भोग ज़्यादा हैं, मेरे काम है मैं इसी बेड पे संतुष्ट हूँ कि भाई ठीक है चल, जैसा बेड भी नहीं है तो मैं तो गद्दे के साथ ही हूँ, चलो गद्दा तो मिला सोने के लिए, ठीक है। इस तरीके की बातें हैं। अब इनका कोई जो है अंतिम वो फाइनल वो होता नहीं है डिसीजन, जो मैं आपको बता दूं इसमें। तो रिचर्ड बैक्स्टर द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट ऐसी सी बातें करता है कि संत लास्ट में जाके आराम करेंगे। एक और है इसकी द रिफॉर्म्ड पास्टर, इसकी रिचर्ड बैक्स्टर की क्या है, द रिफॉर्म्ड पास्टर। पास्टर समझते हो ना, वही जो चर्च में काम करते हैं वो, है ना। तो इसमें भी इसने ऐसी ही बातें करी हैं। इसमें ये कहता है कि मतलब उसके दायित्व और उसके कर्तव्य बताए हैं जो चर्च में जो मतलब मेन पोजीशन पे होता है उसका। एक जेरेमी टेलर है, इसकी होली लिविंग एंड होली डाइंग, वही पवित्रता से कैसे जिए, पवित्रता से कैसे मरे, वही ये सारी प्यूरिटन वाली बातें इनकी आ जाती हैं। तो आदमी बोर होगा यार, इनसे क्यों नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ, हु वर द प्यूरिटन्स, ये आ गए। प्यूरिटन्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स, बिल्कुल, हु वर डिससेटिस्फाइड विद द रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट कैरिड आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ एज में बता दिया था ना राजा क्या कह रहा था कि मैं ऊपर हूँ, और उसने जो चर्च को हटा दिया था, एंग्लिकन चर्च ले आए थे तो उनके खिलाफ थे ये प्यूरिटन कि यार तुमने हमारा वाला चर्च कैसे हटा दिया जो है, ठीक है। वो चीज़ें हैं। दे वांटेड ए कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, ये पूरा शुद्धिकरण चाहते थे कि इन्होंने जो एलिजाबेथन टाइम पे इन्होंने, और जो राजा हुए थे धीरे धीरे उन्होंने नष्ट कर दिया हमारे धर्म को, जैसा कि अभी भी आपके यहाँ पे फैलाई जाती है भ्रमें कि इसने हमारे जो है धर्म को नष्ट कर दिया है, और ऐसे धर्म नष्ट नहीं होता है रे यार इतनी छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है। कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड रिमूवल ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज हायरार्किकल लीडरशिप, क्लैरिकल वेस्टमेंट्स, रिचुअल्स, वही धार्मिक परंपराएं और उनको नष्ट कर दिया गया। हम प्योर जो है क्रिश्चियनिटी लाना चाहते हैं, ऐसी इनकी दिमाग का जो है। ये थिएटर को भी यही मानते थे कि थिएटर ने साले ने लोगों को बिगाड़ दिया है, कि दिस टाइम पीरियड्स ऑफ वेरी लिटिल थिएटिकल एक्टिविटी इन इंग्लैंड एज द प्यूरिटन कंसिडर थिएटर क्या है, इमोरल एंड डिप्रेव्ड है, इसको बंद किया जाए। सिविल वॉर कर दिया 1682 में, थिएटर बंद कर दिए। अब आदमी मनोरंजन कैसे करे यार बताओ भाई, आदमी को जो है मनोरंजन की भी तो ज़रूरत है, वो कैसे करेगा मनोरंजन अगर आप सारा दिन उससे बाइबल पढ़वाओगे तो है बोर होगा। फिर आप बोलते हो कि यार इन्होंने क्रांति कर दी। प्यूरिटन इज ईयर 49 से 60, राइज ऑफ प्यूरिटन मूवमेंट 16-17 सेंचुरी में आया। सिंपल, साधारण रहो, पूजा करो, स्ट्रिक्ट मोरल कोड, इन कोड्स का पालन करो। मैंने बता दिया ना, भीषम और कांडा दोनों फंसे हुए थे उसी चक्कर में। लिटरेचर फुल ऑफ सीरियसनेस सैडनेस, लिटरेचर भर गया सीरियसनेस से। अब आदमी एक तो सारा दिन बाइबल पढ़ रहा है, ठीक है, बाइबल के हिसाब से जीवन, अब उसको पढ़ने को अगर लिटरेचर मिल रहा है वो भी कैसा मिल रहा है, सीरियस। यार कितना के सीरियस रहोगे आप, है ना। सैडनेस एंड रिलीजियस फीलिंग, ओहो उसमें भी धर्म, मतलब सुबह से शाम तक तो तुम चर्च में बैठ के जो है भजन गा रहे थे, अब आप जो लिटरेचर पढ़ने बैठे हो रात को उसमें भी वही धार्मिक बातें, तो बोर हो जाता है आदमी। 1642 से 1660 थिएटर्स क्लोज्ड फ्रॉम, ये हो गया। जॉन मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द एज। मिल्टन प्यूरिटन एज का राइटर है, मिल्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया ना आपको। मिल्टन, बनियन, रिचर्ड बैक्स्टर और ये, और इसमें ये आ गए आपको। इसमें मैंने कौन कौन से बताए थे, लवलेस, सकलिंग, कैर्यू, हेरिक, ठीक है, और होली लिविंग, होली सनेट हो ही गए अपने जेरेमी टॉयलर की। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन करते हैं अपना प्यूरिटन में मिल्टन भाई साहब को, ठीक है। ये रहा मिल्टन आपका, ये लड़कियों जैसा दिखता था जो है, इसके बारे में कमेंट भी करते थे लोग इसको जो है, ठीक है। आइए देख लो यहाँ पे, जॉन मिल्टन है, 1608 से 1674 रहा है, और 1640 एट द एज ऑफ 44, ठीक है। 1652 के आसपास ये अंधा हो जाता है, और अंधा होने के बाद इसकी जो है ये ना ये पैराडाइज लॉस्ट आती है, 1667 में आती है।
ठीक है। पोएट है, पैम्पलेटियर, वो जो पर्चे बांटते हैं। ये अंधा इसी चक्कर में हुआ था मिल्टन जो है। प्यूरिटन एज का आदमी है, मेरी बात समझो। देखो प्यूरिटन एज का आदमी है, ठीक है, प्यूरिटन एज का आदमी है। तो ये क्या करते थे, धर्म सुधार चाहते थे। धर्म सुधार चाहते थे तो ये रात में बैठ के पर्चे लिखता था ऐसे ही। और पर्चे लिखता था कहाँ पे, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखता था। इसमें लिखता था पर्चे, इससे, ये रहा, मोमबत्ती से। मिल्टन के लिए ये है ना। तो इसमें लिखता था, तो अंधा हो गया बेचारा, है ना। तो अंधा हो गया तो क्या है, फिर अंधे होने के बाद भी लिखी, राइटिंग्स अच्छी है इसकी, पढ़ने में आती है, पढ़ाने में आती है जो है, ठीक है। ये हो गया। फ्रीडम के लिए ये जाना जाता है, कैसे जाना जाता है वो भी बताऊंगा अभी। बिलीव्स प्यूरिटन बाय फेथ, प्यूरिटन था विश्वास से। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, देख रहे हो, कट्टर कट्टर वाली बात थी इसके अंदर। रिपब्लिकनिज्म एंड सिविल लिबर्टीज, ठीक है। स्पेशल नोट, बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड इन हिज मिड 40s येट कंटिन्यूड टू राइट इमॉर्टल वर्क्स। इमॉर्टल मतलब समझ रहे हो, कभी ना मरने वाले, मतलब अच्छे वर्क हैं इसके जो है, अभी करेंगे चर्चा उन पे भी। तो ये हो गया अपना मिल्टन वाली बात, है ना। पोएट, पैम्पलेटियर, स्कॉलर, सिविल सर्वेंट भी है ना। और प्यूरिटन एज 17th सेंचुरी, नेशनलिटी इंग्लिश है। ये सारी बात हो गई इसके बारे में। जॉन मिल्टन, द नोबलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्यूरिटन स्पिरिट, इज द ओनली नोटेबल पोएट ऑफ द, बिल्कुल यही है इसके बारे में। तो मैं कह रहा था कि इसकी बात करेंगे अपन जो है, ठीक है। आपको 2 वर्क और याद रखने, मैंने जो 2 राइटर बताए थे उनको कर देता हूँ एक बार, मुझे याद आ गया। फिर वो थे ना अपने बर्टन और वो ब्राउनी। हाँ, एक तो ये अपना रॉबर्ट बर्टन और एक टॉमस ब्राउनी। देखो किनके वर्क देखो कैसे कैसे आ रहे हैं ना। तो इसका तो है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, बर्टन का, याद रख लेना, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, ठीक है। और 2 वर्क इसके हैं, क्या क्या वर्क हैं इसके, ये भी इसके भी बता देता हूँ। एक तो रेलिजियो मेडिसी, और एक है अर्न बोरियल। अब इसमें ये ज़्यादा काम किया, आपकी रेलिजियो मेडिसी के बारे में पता होना चाहिए, टॉमस ब्राउनी की है। तो इसमें ये यही बताता है कि एक आदमी किस तरीके से धर्म को साथ में लेकर चल सकता है, और अपने जो है मतलब किस तरीके से वो, मतलब रिलीजियो मेडिसिन में ऐसे बताया है कि मतलब रिलीजियन बताया है डॉक्टर का, बात समझो। मतलब एक आदमी है जो डॉक्टर है, तो वो रिलीजियन को कैसे, क्योंकि साइंस उस पर अटैक करेगी भाई साहब। साइंस और रिलीजन एक दूसरे को देख कर ही मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। वो 36 का आंकड़ा है उनमें। 36 का आंकड़ा क्या होता है समझ में आता है? 36 का आंकड़ा ऐसे होता है, देखो। अच्छा, आंकड़ा इन्होंने 45 का क्यों नहीं करा, ये कभी सोचा है तुमने क्यों नहीं करा? क्योंकि ये देखो 36 ऐसे लिखा जाता है पुरानी लैंग्वेज में, तो ये उल्टा है, ये उल्टा है, तो ये रिलीजियन है और ये क्या है, ये आपके साइंस है। तो इनमें नहीं बनती है तो ठीक है। हाँ, तो ये जो है बात समझो, तो इसी पे बात करिए इसने रिलीजियो मेडिसी में, कि एक आदमी जो डॉक्टर है वो रिलीजियन को कैसे साथ लेकर के चल सकता है। तो ये मेडिसी तो मेडिकल वर्ड से आ गया, रिलीजियो रिलीजियन से आ गया। समझना, नाम बड़ा सोच के रखा है, रिलीजियो मेडिसी, ठीक है। तो ये रिलीजन की बात है, ये मेडिसिन की बात है। तो एक डॉक्टर जो है किस तरीके से अपने उसको लेकर, मतलब डॉक्टर से मतलब है कि एक व्यक्ति साइंस और रिलीजन को किस तरीके से साथ में लेकर के चल सकता है, ठीक है। ऐसी बातें ये करता है। चलिए अपन अपने मिल्टन पे आ जाते हैं भाई साहब। तो टॉमस ब्राउनी की याद रहेगा ना, रिलीजियो मेडिसी, और ये रिलीजियो मेडिसी याद रख लेना, और कोई बात नहीं है ना। और इसका द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। और आगे है अपने हर्बर्ट में पहले बता ही चुका हूँ, मिल्टन पे चलते हैं। मिल्टन के बारे में अपन ये सारी बातें कर चुके हैं जो। ऑन द मॉर्निंग ऑफ चर्च नेटिविटी, ये ओड है इसकी। ऑन शेक्सपियर के ऊपर लिखी है, ये ओड है। एल एलिग्रो, ये जॉयफुल पोएम है जो है। और थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये कैमू है, ये मास्क है। ये लिसिडास, ए पेस्टोलर्जी, लिसिडास चलती है। एलिजी पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ठीक है, काफ़ी फेमस है। पिछले वाला जो ग्रेड 1 का अपना सिलेबस था उसमें चलती थी ये 1652 में। जब अंधा हो जाता है तो आता है, तब वो कहता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, मतलब बताता है कि मेरी जो है आंखें चली गई हैं, अब मैं अपने गॉड में इसका बड़ा बिलीव था कि गॉड को कैसे सर्व करूँगा जो है। गॉड मुझसे हिसाब मांगेगा मेरे कर्मों का कि बता तूने क्या क्या किया, तो मैं कैसे जवाब दूंगा, ऐसी बातें ही करता है। ऑन द लेट मैसेक्रे इन पिडमोंट, ये पिडमोंट में जो नरसंहार हुआ था उसके ऊपर सनेट है। पैराडाइज लॉस्ट, भाई साहब ये रट्टा मार लेना, याद रखनी है, कोई तोड़ नहीं है इसका, एपिक है। इसमें फ्रूट की कहानी चलती है, थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बच्चों ने पढ़ी भी होगी, कई ने नहीं पढ़ी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो सिंपली गूगल पे जाएँ, विकीपीडिया पे जाएँ, चैट जीपीटी जाएँ, कहीं भी जाएँ, पैराडाइज लॉस्ट की समरी जरूर देख लें। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। फॉरबिडन ट्री,
ये ट्री है और इस ट्री पे जो है कोई फ्रूट लगा होता है। एडम एंड ईव, एडम एंड ईव जो है ये एक पुरुष है, ये महिला है पुराने। तो ये गॉड की जो है सेवा करते हैं। एक आदमी है सैटर्न नाम का, ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है इसमें। ये गॉड के नहीं मानता, गॉड को चैलेंज करता रहता है जगह जगह पे कि तू ही गॉड क्यों है, मैं गॉड क्यों नहीं हूँ भाई। ये भी तो हो सकता है ना, अभी आप चैलेंज करने लग जाओ किसको, कृष्णा को ही मान लो चैलेंज कर दिया आपने कि लॉर्ड कृष्णा है, आपने चैलेंज, भाई तुम भगवान क्यों हो, मैं क्यों भगवान नहीं हूँ, है। तो इस तरीके से ये सैटर्न जो है चैलेंज करता है और इसको जो है फेंक दिया जाता है हेल में सैटर्न के। एक बीलजेबूब नाम का भी आदमी होता है इसके साथ, सैटर्न के साथ। तो यहाँ पे एक फल लगा रहता है, ठीक है। तो ये फ्रूट ऑफ नॉलेज होता है, फॉरबिडन ट्री है, फ्रूट ऑफ नॉलेज इस पे लगा हुआ है। तो ये सैटर्न इनको कन्विंस करता है एडम एंड ईव को कि तुम जो है इस फ्रूट को खा लो, इससे नॉलेज आ जाएगी तुम्हें। बात समझो, गॉड चाहता है कि मतलब इसकी वो पूरी स्टोरी पढ़ोगे जो समझ में आएगा कि गॉड चाहता है इनको नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है एडम एंड ईव को, ये मस्त रहते हैं हेवन में पड़े रहते हैं अपने। तो ये फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेते हैं जो है ये एडम एंड ईव, ठीक है। तो इनको ज्ञान हो जाता है। फिर जब इनको ज्ञान हो जाता है तो गॉड इनसे नाराज हो जाता है कि तुमने फॉरबिडन ट्री से जो है और फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया है। तो इनको क्या, देखो फ्रूट ऑफ नॉलेज है ना, फ्रूट ऑफ नॉलेज है ना, तो फ्रूट ऑफ नॉलेज ये लोग खा लेते हैं। तो क्या होता है, फिर इनको अर्थ पे पटक दिया जाता है जो है। और पहले बाइबल ये भी बताती है कि सबसे पहले जो आदमी और औरत थे अपने इसमें ब्रह्मांड में, वो एडम और ईव ही थे। तो इस तरीके की बातें इसमें चलती हैं, ठीक है। पैराडाइज रीगेंड, फिर इसके बाद पैराडाइज रीगेंड भी लाए थे ये भाई साहब अपने, ठीक है। और सैमसन एगोनिस्ट्स अ ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है ये जो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये लाइन उसी की है, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। फेमस लाइन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि मान लो जैसे ये किंग है, किंग इस पे बैठा हुआ है दरबार में, ये दरबार लगा हुआ है, यहाँ इसके सेवक हैं, ठीक है। अब किंग का मन करा आज अंगूर खाने में उसको, आई वॉन्ट टू ईट ग्रैप्स। हाँ, तो मेरे लिए जो है ग्रैप्स लाए जाएँ। तो ग्रैप्स लाए जाएंगे इनके लिए, तो मान लो ये ग्रैप्स लेने चला गया और किंग ने बोला मुझको जो है कुछ मुझको ड्रिंकिंग करने के लिए भी चाहिए, ड्रिंक व्रिंक लेकर के आओ। ये आदमी ड्रिंक करने लेने के लिए चला गया, समझना। ये कुछ उसके लिए जो है चखना टाइप मान लो आप, जो भी है कि ये कुछ मतलब नमकीन टाइप स्नैक्स। तो ये स्नैक्स लेने चला गया। अब ये जो हैं, ये बच गया, ये बंदा बच गया, ये बंदा, 1 2 3 बंदे। तो इनके बारे में मिल्टन का कहना है कि दे आल्सो सर्व, ये भी सेवा ही कर रहे हैं भाई साहब। वो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो क्या कर रहे हैं, केवल खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें कोई आदेश दिया जाए और हम क्या करें, हम जा करके जो है सेवा करें। तो इनके बारे में कहा है दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वे लोग भी सेवा करते हैं, एवं उनसे ज़्यादा सेवा करते हैं, कि इनको सेवा करने का मौका नहीं मिला फिर भी ये वहाँ दरबार में टिके रहे, खड़े रहे। तो ऐसी बातें ये करता है। ये इसी की बात है इसमें। ये थी ना, कौन सी थी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, इसी में आती है ये लाइन। एरियोपैगेटिका, हाँ, ये एक वर्क है, एक पैम्पलेट है जिसमें ये अपोजिंग लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। उस टाइम पे क्या चल रहा था कि हर कोई कुछ भी नहीं लिख सकता था। तो उसको लिखने के चक्कर में, बात को समझना, हर कोई कुछ नहीं लिख सकता, तो उसको लिखने के चक्कर में जो है ये इसने ये लिखा था कि जो सेंसरशिप के अगेंस्ट लिखा था कि मतलब सबको लिखने का अधिकार है, सबको लिखना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, बोलने की सुनता है कि लिबर्टी आर एसेंशियल इन सिविलाइज सोसाइटी। एक सभ्य समाज वही है जिसमें सब लोगों को बोलने का हक हो। वो क्या समाज जिसमें लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके की ये बातें करता है। और पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, और ये सारी आपको याद रखनी है ना, ठीक है। इसी के साथ अपनी जो ये हो जाती है ख़त्म क्लास आज की। ये हुई है, ये देख लो एक बार। चैंपियन ऑफ फ्रीडम, ये स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, ये समझ में आ गया। मोरल विजन इज रिफ्लेक्ट डीप मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज। लिटरेरी एक्सेलेंस, हिज पोइट्री इज ग्रैंड इन स्टाइल, डिग्निटी एंड इमेजिनेशन, इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ पोइट्स। खूब सारे पोइट्स को इंस्पायर किया वैसे मिल्टन ने। तो ये देख लो एक बार, आप ओवरव्यू कर लेते हैं क्या पढ़ा था। तो ये आज की अपनी क्लास रही थी कैरोलिन प्यूरिटन की। ये चार्ल्स वाला था, ये ओलिवर क्रोमवेल वाला मामला था, ये सारा अपन ने कर ही लिया कवर, ये भी कर लिया। फिर अपन आए थे मिल्टन पे, तो मिल्टन हो गया। ये मैंने कुछ और समझाने की कोशिश करी थी आपको जो है। तो ठीक है, इसी के साथ अपन अपनी क्लास पूरी करते हैं। और जो है 2 ही बातें कहूँगा मैं क्लास के एंड में जो है, ठीक है ना। जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ये जीवन है, नियमों में कम से कम बंधे। मैं फिर यही कहूँगा आपसे, जो है आज नियमों पे सेंटर्ड था पूरा मामला। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है लिटरेरी बाबा कपिल, ठीक है। ये अपना चैनल रहने वाला है। ओके गाइस, थैंक यू।